दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन स्टॉक मार्केट जो गिर रहा है और ये अभी नहीं गिर रहा है, कई महीनों से लगातार गिर रहा है। तो ये समझना जरूरी है कि ये गिरावट कैसी है और इससे नेविगेट कैसे करना है हमें, मतलब इसे बाहर कैसे निकलना है। अब मार्केट के बारे में प्रेडिक्ट तो नहीं किया जा सकता कि मतलब प्रेडिक्ट आप कर लो कि इतने दिन मार्केट में गिरावट रहेगी, इसके बाद चलो पैसे लगा देंगे। तो ये तो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। हम आज समझने की कोशिश करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है तो क्यों जा रहा है। इन्वेस्टर्स जो कंफ्यूज हैं, मतलब हम जैसे लोग खासकर वो कंफ्यूज हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। और इस प्रेजेंटेशन में हम लोग मार्केट ट्रेंड्स के बारे में भी बात करेंगे, क्रैश का क्या रीज़न है इसके बारे में थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे और क्या क्या स्ट्रैटेजीज हमारी हो सकती है। ये बहुत ही एवरेज और बिगनर लोगों के लिए है। मार्केट में कुछ पैसे लगाते हैं और कुछ मिड लेवल के इन्वेस्टमेंट करते हैं, सैलरी से बचाते हैं, पैसे लगाते हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली ये स्ट्रैटेजीज हैं। अगर हम अभी इंडियन मार्केट की सिचुएशन देखेंगे तो पिछले 6 महीने से निफ्टी 50 लगातार नीचे जा रहा है और ये 1996 के बाद लॉन्गेस्ट टाइम है जब लगातार 6 महीने ये नीचे गया है। ये भी सितंबर 2024 में अपने पीक पर था, वहां से लगातार ये नीचे जा रहा है और करीब 15% ड्रॉप हो चुका है सितंबर 2024 से। और अगर हम लोग ये बात करें कि कितने पैसे मार्केट में खत्म हुए या कितने पैसे वाइप आउट हुए, करीब $1 ट्रिलियन। आप ये समझो, भारत की जो हम लोग 5 ट्रिलियन जीडीपी की बात कर रहे हैं, 1 ट्रिलियन इन्वेस्टर्स की वेल्थ वाइप आउट हो गई है, खत्म हो गई है। तो ये छोटा मार्केट गिरावट है, मार्केट थोड़ा सा करेक्शन है, केवल ये नहीं कहा जा सकता, बल्कि अब हम ये कह सकते हैं कि ये स्लो डाउन है, ठीक ठाक स्लो डाउन है। क्या भी इसे रिसेशन कहना सही रहेगा, पता नहीं। ज़्यादातर मार्केट के जो जानकार हैं, मार्केट के जो धुरंधर लोग हैं, वो अभी इसको रिसेशन नहीं कह रहे हैं, तो हम भी रिसेशन कहने से बचेंगे और हम ये मानेंगे कि अभी ये गिरावट चल रही है और ठीक ठाक गिरावट हो गई है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में सोचेंगे और समझेंगे। दोस्तों बीच में इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमें मोटिवेट करिए। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली क्या फैक्टर्स हैं डिक्लाइन की तरफ, मतलब हमें ले जा रहे हैं। एक तो पहला है यूएस का जो टैरिफ वाला वार चल रहा है। ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि मैं 25% सब पे लगा दूंगा। कनाडा को बोल दिया, मैक्सिको को बोल दिया, चाइना को भी बोल रहे हैं, इंडिया को भी बोल दिया कि इंडिया तो टैरिफ किंग है और इसके ऊपर टैरिफ। तो मार्केट में यूएस के क्योंकि यूएस मार्केट ना पूरे दुनिया को कंट्रोल तो करती है और अल्टीमेट डेस्टिनी यूएस मार्केट ही है। यूएस डॉलर्स में दुनिया के ज़्यादातर जगहों पर ट्रेड हो रहा होता, मतलब कॉमन करेंसी है जिसका यूज करते हैं हम लोग। और एक ग्लोबल रिसेशन का फियर अभी है, रिसेशन नहीं है, रिसेशन का फियर है। तीसरी चीज है इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं दुनिया के लगभग हर पार्ट में। भारत में आप देखो, खासकर यूएस से बहुत ज़्यादा, यूएस में इंटरेस्ट रेट भी बढ़े हुए हैं। और जितने भी डोमेस्टिक कंपनीज हैं, खासकर जो आईटी की कंपनीज हैं जो ज़्यादा फॉरेन रिजर्व्स लेकर आती हैं, उनकी अर्निंग्स बहुत ही वीक है और जो बाकी कंपनीज हैं उनकी भी अर्निंग वीक है। तो वीक अर्निंग होने की वजह से थोड़ा सा उस पर ना, मतलब लोगों का लालच नहीं बन रहा है कि यार ये अर्निंग ही वीक है तो कितना अच्छा रिजल्ट देंगे फ्यूचर में। दूसरा, एफआईआईज जो है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, वो अपने पैसे बाहर निकाल रहे हैं। पैसे बाहर निकालने का एक रीज़न है जो यूएस बॉन्ड, मतलब यूएस में जो बॉन्ड है उस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा है अभी, क्योंकि उधर इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, तो फिर बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं। अब बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं तो इन्वेस्टर्स के लिए भारत में, क्योंकि अर्निंग और रिटर्न भी कम हो रहा है, यूएस में इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहे हैं, वहां पर मार्केट भी तेजी है, तो वहां से पैसे निकालना और यूएस मार्केट में लगाना और चाइना मार्केट में लगाना
ऐसा हो रहा है। अब यहां से जब पैसा निकल रहा है तो यहाँ की मार्केट डाउन जा रही है, नीचे जा रही है। बहुत सारे इन सब फैक्टर्स की वजह से जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो भी पैनिक सेलिंग कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स के अंदर फियर है। तो ये सारे फैक्टर्स मोटे मोटे हैं जो मार्केट को नीचे ले जाने में, मार्केट को डिक्लाइन करने में इंपॉर्टेंट भूमिका दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट मतलब इनका कंट्रीब्यूशन है। अब इसी को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। तो जो ग्लोबल इकोनॉमी है इसमें यूएस चाइना का ट्रेड टेंशन ऐसा लग रहा है कि बढ़ेगा और इंडियन एक्सपोर्ट्स पर भी इसका फर्क पड़ेगा। जो बॉन्ड्स अभी मैंने बताया था उनकी यील्ड बढ़ रही है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स यहां से अपने पैसे निकालकर यूएस बॉन्ड्स में शिफ्ट कर रहे हैं बहुत सारे। और ग्लोबल रिसेशन का फियर है अभी कि ग्लोबल रिसेशन आ सकता है, खासकर यूएस मार्केट में और यूरोपियन मार्केट में रिसेशन का फियर काफ़ी देखा जा रहा है। यूरोपियन मार्केट तो डाउन भी है, मतलब काफ़ी समय से यूएस मार्केट भी थोड़ा सा डाउन है। तो रिसेशन का डर है कि कहीं जो 2008 में रिसेशन आया था या 1996 में रिसेशन आया था वैसा रिसेशन ना आ जाए। डोमेस्टिक मार्केट में जो आईटी कंपनीज हैं स्पेसिफिकली उनकी अर्निंग कम हो रही है, बैंकिंग सेक्टर्स हैं उनके परफॉर्मेंस पुअर है। जब क्योंकि ये मार्केट का गिरना या मार्केट का उठना ज्यादातर समय में स्नोबॉल इफेक्ट होता है। एक से दूसरी चीज, दूसरे से तीसरी चीज, तीसरे से चौथी चीज, सब इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं और छोटी सी चीज, छोटी सी मार्केट में सुगबुगाहट बड़े बादल में, बड़े बम में बदल जाती है, तब्दील हो जाती है। इसी तरीके से जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इवन डोमेस्टिक, वो भी अपने पैसों को दूसरी जगह पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, यूएस मार्केट में, चाइना मार्केट में। और भारत में भी इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, हम सारे जानते हैं। रिटेल में तो लगभग 10 से 12% के आसपास इन्फ्लेशन है जो इम्पैक्ट कर रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी वो ग्रोथ को इफेक्ट कर रही है। अच्छा, जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ एक्सपेक्ट की गई थी उतनी नहीं हुई। जब एक ग्रोथ एक्सपेक्ट की जाती है कि आपकी जीडीपी इस रेट से बढ़ेगी, उस रेट से अगर बढ़ रही होती है तो लोगों में सब लाला लैंड होता है, सब खुशी खुशी वाली बात होती है। अगर उससे कम होता है, उससे कम ग्रोथ होती है जीडीपी की, तो लोगों के अंदर एक फियर आ जाता है कि यार ये सही डायरेक्शन में गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है, सही डायरेक्शन में हमारी इकोनॉमी चल रही है, और फिर वहां से फियर का फैक्टर आ जाता है। अब मार्केट तो डाउन जा रहा है, मैं बोलूंगा कि आपको डर नहीं लगना चाहिए, लेकिन डर तो लग रहा है और सबको डर लग रहा है, हमें भी डर लग रहा है, बहुत सारे लोगों को डर लग रहा है। थोड़ा सा इसके पहले कब कब रिसेशन हुआ है इसको समझते हैं। 2008 में फाइनेंशियल रिसेशन हुआ था और ये फाइनेंशियल क्राइसिस बिल्कुल आ गई थी। मार्केट को रिकवर करने में करीब 2 साल का टाइम लगा था और 2 साल बाद जब मार्केट ने रिकवर किया था तो वो करीब 18 तक मतलब जबरदस्त चल रहा था। फिर 19 में जब कोविड आया उसके बाद मार्केट डाउन होना शुरू हुआ तो करीब निफ्टी तो 40% के आसपास कम हो गया था। अभी तो 15%, मैंने आपको बताया 15% डिक्लाइन हुआ है, कम हुआ है। जब कोविड 19 के बाद मार्केट क्रैश हुआ था तो करीब 40% डाउन हुआ था, 40% कम हुआ था। और 40% कम होने का मतलब आप समझो कि मतलब जहां पर चीजें हैं दुनिया की लगभग आधी हो गई। हालांकि वो एक टेम्परेरी फियर की वजह से कि यार कुछ नहीं बचेगा, पूरी दुनिया तबाह होने वाली है, मार्केट खत्म हो जाएगा, लोग खत्म हो जाएंगे, इंसान खत्म हो जाएंगे, ये फियर ज्यादा था, इसकी वजह से मार्केट ज्यादा क्रैश हुआ। तो वो विद इन 1 ईयर उसने रिकवर कर लिया था। इससे हमें समझ में क्या आता है, इसके पहले एक 1996 में भी हुआ था, वो उसमें भी मतलब बाद में कवरेज हो गई थी। इससे हमें समझ में क्या आता है, समझ में ये आता है कि मार्केट का गिरना एक इन्वेस्टमेंट जर्नी में नेचुरल सी बात है। कितना गिरेगा इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, केवल हम इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि हमें कब क्या करना है। और अगर लॉन्ग टर्म का सोच कर चलेंगे तो मार्केट के गिराव से, उतार से, चढ़ाव से हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना है। केवल अपने गोल्स के हिसाब से, रिस्क एपिटाइट के हिसाब से चीज़ें ऊपर नीचे थोड़ी सी करनी है। दोस्तों, बीच में इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमें मोटिवेट करिए। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, कैसे करनी है उसको भी समझते हैं। तो एक तो अपने जो हमारे इन्वेस्टमेंट है, जो भी चीज़ें हमने इन्वेस्ट करी हुई है, उसको मल्टीपल क्लास और एसेट्स में डाइवर्सिफाई करना है। जैसे आप सारा पैसा अगर स्टॉक में लगा रहे हैं, उसके बजाय कुछ पैसा स्टॉक में, कुछ पैसा बॉन्ड में, कुछ पैसा
म्यूचुअल फंड में, कुछ पैसा गोल्ड में, कुछ पैसा रियल एस्टेट में। जितना मैक्सिमम आप अलग अलग चीज़ों में लगा सकते हैं, क्लास को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, तो क्लास को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अच्छा, स्टॉक्स में जो एसेट एलोकेशन होता है, ये नहीं, गलत हो गया, तो ये तो ऊपर हो गया। एसेट जो एलोकेशन होता है उसको भी हमें ध्यान देना है कि किस चीज़ में, जैसे यूटिलिटीज़ वाले जो चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, खाने पीने की चीज़ें हैं, मार्केट अगर डाउन जाएगा तभी भी इन चीज़ों की डिमांड रहेगी। लोग जो एफएमसीजी सेक्टर के सामान है घर में, अगर घर में 10,000 रुपये का राशन आता है तो 10,000 रुपये का राशन आएगा ही आएगा। बहुत आप कम कर लोगे तो 8,000 का हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कर लोगे तो 12,000 का। लेकिन वो 10,000 रुपये तो आपको खर्च करने ही करने हैं। आप कहीं शहर में रह रहे हैं, रेंट आप पे कर रहे हैं, तो वो तो रेंट आपको देना ही रहेगा। तो ऐसे जो फील्ड्स हैं, ऐसे जो क्लासेस हैं, ऐसी जो चीज़ें हैं, उसमें अपने एसेट को एलोकेट करना पड़ेगा। एसआईपी को कंटिन्यू करना चाहिए, ये मेरा मानना है। कम से कम मैं अपने लिए तो बोलूँगा कि एसआईपी को हमें कंटिन्यू करना है। क्यों? क्योंकि जब मैं 10,000 रुपये डाल रहा था हर महीने, मुझे जिस एसआईपी की 10 यूनिट्स मिलती थी, आज वही 10,000 रुपये डालने पे मुझे उसकी 12 यूनिट्स मिल रही हैं। तो जब मार्केट डाउन है तब एसआईपी तो डालना ही डालना चाहिए, क्योंकि वो आपको एवरेज आउट करती हैं और आपके लॉसेस को बैलेंस करती है। आप कभी लॉस में नहीं जाएंगे अगर एसआईपी आप कंटिन्यूअस डालते रहे तो। पैनिक सेलिंग हमें अवॉइड करना है, किसी भी तरीके की पैनिक सेलिंग। आज मार्केट में न्यूज आई, तुरंत हमने डिसीजन ले लिया, तुरंत हमने या तो पैसे निकाल दिए या पैसे डाल दिए। इस आदत से बचना चाहिए। ये आदत उनमें ज्यादा होती है जिन्होंने जब बाइंग करी थी, जब खरीदा था, उस समय भी पैनिक बाइंग किया था, इंपल्सिव बाइंग किया था, किसी का देखा देखी, किसी का सोच के। उन्होंने थोड़ा अपने रिसर्च नहीं किया था, कुछ फंडामेंटल्स नहीं क्लियर किए थे। तो फंडामेंटल्स अगर आपके क्लियर रहेंगे तो ये आपको प्रॉब्लम कम आएगी। मैं खासकर एसआईपी पे बहुत एम्फेसाइज करता हूँ, और मैं खुद एसआईपी, जितने भी मेरे इन्वेस्टमेंट हैं, मैं ज़्यादातर एसआईपी में ही डालता हूँ। तो एसआईपी क्यों कंटिन्यू करनी चाहिए, इसके कुछ रीजंस मैं आपको बता रहा हूँ। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग ये दे देता है, क्योंकि रुपए का दाम ऊपर नीचे जा रहा है, और अगर आप कंटिन्यू एसआईपी करते रहेंगे तो वो एवरेज आउट कर देगा। बाइंग मोर यूनिट्स एट द लोअर प्राइस, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था। हिस्टोरिकल डेटा शो एसआईपी परफॉर्म वेल पोस्ट रिकवरी। ज्यादातर हिस्टोरिकल डेटा ये दिखाते हैं कि जब रिकवरी होती है, मार्केट का करेक्शन होता है, मार्केट सही होने लगता है, दोबारा से ऊपर जाने लगता है, एसआईपीज कंपेयर टू अदर एसेट क्लास बेटर परफॉर्म करते हैं। और एसआईपी जो 2008 में के क्रैश के बाद हुए थे, वो 20% से ज्यादा का रिटर्न ज्यादातर उन्होंने दिया है। तो जब आप उस टाइम पे पैसे डाल रहे हैं, जितने लोअर में पैसे डालेंगे तो आपको लंबे समय में वो अच्छा रिटर्न देंगे। लेकिन अगर आपका दिमाग ये है कि नहीं, मैं अभी एसआईपी में पैसे डालूंगा, शायद साल भर में के अंदर मुझे निकालना है, गारंटी नहीं है कि साल भर के अंदर मार्केट सही हो जाएगा। तो वो डिसीजन आपको लेना है कि रिस्क एपिटाइट आपका कितना है। डिप में जब हम नीचे जा रहा है, मतलब मार्केट जब नीचे जा रहा है, तब कैसे आइडेंटिफाई करना कि कौन से स्टॉक्स को इस समय बाय करें। अगेन दीज आर नॉट इन्वेस्टमेंट सजेशंस, इन्वेस्टमेंट के सजेशंस नहीं है। मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी नहीं हूं। मैं बस एजुकेशन पर्पस के लिए, समझने के पर्पस से बता रहा हूं कि मैं कैसे करता हूं। जो स्टॉक्स फंडामेंटली अच्छे हैं, मतलब उनका प्रॉफिट हर क्वार्टर बढ़ रहा है, उनकी डेब्ट्स कम हो रही है, परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, पी रेशियो अच्छा है, जो बेसिक चीजें हम लोग देखते हैं, अगर वो अच्छा है तो उस पर पैसे लगाए जा सकते। लॉन्ग टर्म में वो खराब रिजल्ट दें, ऐसा इक्का दुक्का होगा, हमेशा नहीं होना चाहिए। जिनके डेब्ट्स लो है, बैलेंस शीट जिसकी स्ट्रांग है, जिसके रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है, आरओई बोलते हैं, आप पी रेशियो से भी देख सकते हैं, और जिसका अगले 5 से 10 साल में पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ है, इन कंपनीज में जब मार्केट डिप कर रहा हो, नीचे जा रहा हो, तो पैसे लगाए जा सकते हैं। अब कौन कौन से ऐसे डिफेंसिव सेक्टर्स हैं जिनमें शायद आपको बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन नॉर्मली वो नीचे भी नहीं हो जाते, मतलब बहुत खराब भी नहीं होते। तो जैसे फार्मा है, फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर है, इसका मार्केट मतलब चलता ही रहता है। बीमारी हो, मार्केट नीचे जा रहा हो, मार्केट ऊपर जा रहा हो, दुनिया में सारी सब लोग खुशी खुशी रह रहे हो, दुनिया में सब लोग दुखी दुखी रह रहे हो, फार्मा और हेल्थ केयर का मार्केट ठीक ठाक जाता है। और अभी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ा हुआ है, तो
अच्छा, मतलब अच्छा ही जा रहा है उनके लिए। FMCG जो है, कंज्यूमेबल गुड्स है, जैसे एसेंशियल नीड्स, ऑयल है, मसाले वाली कंपनी है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं MDH FMDH, इस तरीके की कंपनीज हैं, ITC वगैरह टाइप की कंपनीज हैं। तो मतलब कोई ये रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। FMCG वाली सेक्टर्स नॉर्मली मार्केट डाउन जाती है तभी भी बहुत खराब नहीं परफॉर्म करती। अगर बाकी ज्यादा खराब कर रही है तो थोड़ा कम खराब करेंगे, और जब मार्केट बहुत अच्छा जाता है तभी भी बहुत अच्छा नहीं कर रही होती, तभी भी ऑन एन एवरेज करती है। तो ये डिफेंसिव सेक्टर्स होते हैं, इसमें पैसे डाले जा सकते हैं। गोल्ड और बॉन्ड में डाले जा सकते हैं। गोल्ड तो बहुत ही दुनिया नीचे भाग रही है, गोल्ड अभी भी थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ है, अदरवाइज दुनिया नीचे भाग रही है, गोल्ड ऊपर भाग रहा है। जब जब मार्केट स्लो डाउन हुआ है, गोल्ड पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। गोल्ड अंडरटेकर जैसा काम करता है कि मतलब जब सब लोग मर जाते हैं अचानक से जिंदा हो जाएगा और अच्छा रिटर्न देता है। तो हेजिंग के लिए हम लोग गोल्ड को यूज कर सकते हैं। फ्यूचर मार्केट रिकवरी कब आपको लगता है होगी? तो ये सब जो चीजें हम बता रहे हैं कि अभी मार्केट डाउन है, इवेंचुअली ऊपर जाएगी, जीडीपी की ग्रोथ भारत की अच्छी होगी, ऊपर जाएगा, और हिस्टोरिकल डेटा बताता है कि अच्छा जाएगा, ये सब बकवास की चीजें हैं। मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, बिल्कुल खली जैसा होता है, कभी मार देगा और कभी छोटे भी आदमी से मर जाएगा। तो मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूं। 2 महीने में सुधर जाएगा, 3 महीने में सुधर जाएगा। ज्यादातर एक्सपर्ट लोग ऐसा बता रहे हैं कि अभी और डाउन जाना चाहिए, तुरंत रिकवरी शायद नहीं होगी, और अगर रिकवरी होगी तो बहुत अचानक से बहुत ज्यादा रिकवरी नहीं हो जाएगी। एक्शन प्लान, इन्वेस्टेड रहना है, पैनिक सेलिंग से बचना है, और ये जेनरिक मतलब सजेशंस है, कोई हार्ड रूल नहीं है। SIP को कंटिन्यू कर सकते हैं, और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपके पास पैसे हैं तो। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं बॉन्ड, गोल्ड, RETs में, और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बना के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में नहीं करना है। अगर शॉर्ट टर्म में सोचते हैं तो अभी मार्केट से दूरी, उचित दूरी बनाकर रखिए। दोस्तों, उम्मीद है ये प्रेजेंटेशन और ये वीडियो आपके काम आई होगी। अगर आपके काम आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, जय हिंद।